इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 कानूनों की समझ का भाग नंबर 3 है, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है और देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड पार्ट का टॉपिक, लोकप्रिय और विवादास्पद कानून। कि क्या लोकप्रिय होता है और क्या विवादास्पद कानून होते हैं, दोनों कानूनों के बारे में जानेंगे। लोकप्रिय कानून और विवादास्पद कानून। इसके पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ये चित्र देखो, आप देख लिए, अब आगे देखते हैं। जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध व उनकी आलोचना करता था, जो पहले के समाजवादी लोग थे। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्हें अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करने के लिए संघर्ष किए हैं बहुत सारे लोग। कक्षा 7 की पुस्तक में आप कि रोजा फर्कस नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। रोजा पार्कस उस कानून का विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था। मतलब काले लोग अलग रहेंगे और उजले लोग अलग बैठेंगे, काले लोग अलग, उजले लोग अलग बैठेंगे। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों की जगह अलग अलग होती थी। मतलब एक तरफ काले लोग चलेंगे तो एक तरफ उजले लोग चलेंगे। रोजा पर्कस एक नाम है। रोजा पर्कस का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहां नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उपरोक्त चित्र में रोजा पार्कस बस में यात्रा करती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये जो दिख रही हैं यही है रोजा पार्कस, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं लोकप्रिय और विवादास्पद कानून। आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद का एक ऐसा कानून पारित कर देता है, मतलब कई बार संसद एक ऐसा कानून बना देता है जो बेहद लोकप्रिय साबित होता है, मतलब हर किसी को तुरंत मालूम चल जाता है, ठीक है, और कई बार गलत भी बना देता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है। जैसे मैं अभी पंजाब के लिए बना था, जिसमें पंजाब वाले लोग, पंजाब के किसान 1 साल तक पूरा प्रोटेस्ट किए थे, आंदोलन किए थे, तब सरकार उसको वापस ली। फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नियत सही नहीं है। लोगों को यही लगता है कि सरकार जो कर रही है उसके पीछे सरकार की नियत खराब है। अरे सरकार की नियत कैसे खराब हो सकती है कि सरकार तो भाई 5 साल 10 साल के लिए, अगले साल आप मत जीताओ तो उसका क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। वो तो भाई जनता के भलाई के लिए न कुछ करती है। इसी के लिए लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद बन सकते हैं। संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं। मतलब आम लोग जो हैं, वो जो संसद बना रही है, जो दमनकारी कानून है, उसके बारे में असहमति। देखो, मन आपका है, आपको कानून को निभाना है। आपके लिए वो कानून सही है कि नहीं है, उस पर आपको विचार करना है। किस तरह आपको कानून चाहिए, कौन से कानून आपको चाहिए,
कौन से कानून का पालन कर सकते हो, उस तरह की सहमति पर बनता है कानून। लेकिन कुछ लोग सहमति देकर भी गद्दारी कर देते हैं, धोखाबाजी कर देते हैं, गद्दारी निभा देते हैं। इसी के वजह से थोड़ी सरकार को दिक्कतें होती हैं। जैसा कि पंजाब वाले केस में हुआ, कुछ लोग थे मन चढ़ा मतलब बोल दिए कि ठीक है हम भी सपोर्ट करेंगे, और जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो वो लोग पल्ला झाड़ कर हट गए, हम कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे वो लोग ने पल्ला झाड़ लिया कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जो करना है। जब बहुत सारे लोग, जैसे में लोग क्या, जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि कानून गलत पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। जब हजारों लोग उठ गए कि नहीं ये कानून तो गलत है, अभी कानून को हम मानने वाले नहीं है, तो क्या होता है, संसद में फिर से उस कानून को चर्चा किया जाता है, उस कानून को पढ़ा जाता है, उस कानून के बारे में जाना जाता है, फिर उस कानून में बदलाव होता है, नहीं तो उस कानून को वापस ले लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए नगरपालिका के सीमाओं के भीतर जगह जगह इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब फिर से देखते हो, यहाँ पर देखो नगरपालिका के सीमाओं पर मतलब उनके बाउंड्री के साइड वगैरह में, ठीक है, और ट्रेन की पटरी जहां जाती है उसके बगल में लोग दुकान लगा देते हैं, तो उसको क्या कर दिया गया, चाहे फेरी ठेला वगैरह कुछ भी हो गया, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जैसे में पुल के नीचे भी लगा देते हैं, तो सब गैर कानूनी में आ जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है। देखो भाई, ये भी कोई संदेह नहीं है कि अगर हमें किसी चीज को साफ सफाई रखना है, साफ सुथरा रखना है, तो कुछ कानून बनाने पड़ते हैं। इसमें देखो, फिर से देखो, इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें कोई गलत भी नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं। कुछ हर चीज में कानून जरूरी है। साफ सफाई रखना है तो लोग, नहीं तो देखो जहां पर लिखा रहता है पेशाब करना मना है, वहां पर क्या करेंगे लोग, मूत कर भर देते हैं, पेशाब कर करके पूरा भर देते हैं। वहां पर लिखो जो मूतेगा 500 रुपया फाइन लगेगा, कोई नहीं जाकर पेशाब करेगा वहां पे। तो ऐसे चीज है, कानून नए नए बनाने पड़ते हैं, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीजें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर मुहैया करवा देते हैं, कुशलता पूर्वक पहुंचाते हैं। देखो ये भी मानने वाली बात हो जाती है, जो फेरी वाले हो गए, ठेले वाले हो गए, जो गुमटियों पर दुकान लगा देते हैं गुमटी डालकर कहीं भी, तो ये भी मतलब बहुत सस्ती कीमत पर लोगों को सामान मुहैया करवा देते हैं और कुशलता पूर्वक, मतलब बहुत आसानी से सामान मिल जाता है कोई भी, बहुत सस्ते में। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। जो फेरी डालने वाले लोग होते हैं, ठेला चलाने वाले लोग होते हैं, गरीब लोग, इससे उनकी रोजी रोटी चली गई। अब उस पर हम हटा दिए तो उनकी रोजी रोटी तो मरी जाएगी भाई, वो खाए पिएंगे क्या, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है, मतलब समझिए यहाँ पे, अगर सरकार बोल दे कि नहीं हम एक ही लोगों की हिमायत करेंगे, एक ही लोगों की सहायता कर सकते हैं, और दूसरे समूह की अपेक्षा करता है, अब दूसरी समूह की भी अपेक्षा करनी पड़ती है उनको। अरे भाई एक समूह को थोड़े देख सकते हैं, अब एक हाथ देखेंगे दूसर का हाथ देखवे नहीं करेंगे, यही बात हो गई। तो उसको देखो तो उस पर विवाद खड़ा हो जाता है। एक हाथ को देखोगे, एक हाथ को नहीं देखोगे तो क्या होगा, एक हाथ में जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, घाव हो जाएगा। तो ये भी इधर का विवाद हो गया, तो हमको दोनों हाथ को देखना पड़ेगा ना भाई, अभी को लीप लाप कर रखो, तो टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, अब कुछ लोग को लग जाता है कि जो कानून हमारे लिए बना वो हमारे लिए सही नहीं है। उसके बाद देखते हैं
अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 कानूनों की समझ। वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालतों की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। उस कानून को रद्द किया जाएगा, नहीं तो उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। एक सप्ताह तक अखबार पढ़े या टेलीविजन पर खबरें देखें और पता लगाएं कि क्या कोई ऐसे लोकप्रियता कानून है जिसका भारत या कहीं और के लोग विरोध कर रहे हैं। मतलब अभी के समय में किसी कानून पर विरोध कर रहे हैं। ये सब प्रेजेंटेशन होती है अपनी मेंटेलिटी को बढ़ाने, मतलब अपनी मानसिकता को बढ़ाने के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, देखो हमें इस बात पर इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होता। मतलब चुनाव के साथ ही उनकी भूमिका, हमारी भूमिका खत्म नहीं होता। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नजर रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं, हमारे सांसद संसद भवन में क्या कर रहे हैं। वहां पर तो शायरीबाजी करते हैं लोग। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी जिम्मेवारी, जितने हिस्सेदारी होगी, लोग जितने हिस्सेदार उसमें बनेंगे और जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे, उतने ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। जितना ही इंसान उसमें जुड़ेगा संसदों के साथ, चाहे सांसदों के साथ जुड़ जाएंगे, संसद में जुड़ जाएंगे, तो उससे ही ज्यादा मदद मिलती है सरकार को एक अच्छा कानून पारित करने में, चाहे बनाने में। ठीक है, वादा करो आप सब भी कि हम भी एक मतलब अपने परिवार से निकलकर हम देश के लिए मरेंगे मिट जाएंगे, देश के लिए मर जाएंगे मिट जाएंगे। ठीक है, हमेशा ये वादा अपने आप से करना कि हम देश हित के लिए, देश की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। बस यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अभ्यास, कानून का शासन। पद से आप क्या समझते हैं अपने शब्दों में लिखिए। अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघनों का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर, इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने थोपा है। इसके कारणों में से 2 उदाहरण, 2 कारणें बताइए। 3 नंबर, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में और निम्नलिखित वाक्य पृष्ठ 44-45 से आप क्या समझते हैं। अपने बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया और समानता का संघर्ष था। क्या था? सम्मान, अपनी सम्मान प्राप्त करने का, समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी अवस्था के रूप में देखना चाहते हैं जो न्याय के विचार पर आधारित हो, जो न्याय के विचार पर आधारित हो। ये कुछ है शब्दार्थ है यहाँ पर, चलिए मतलब बता देते हैं। आलोचना, आलोचना किसी व्यक्ति या चीज में कमी निकालना या उसे अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है। मतलब आपका जो कर रहे हैं वो हमें सही नहीं लगा तो उसी को बोलते हैं आलोचना। विकास क्रम, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं बताओ, वही हो गया विकास क्रम। इस अध्याय में दिया गया है। विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में
विकसित हुआ। ठीक है। राजद्रोह, राजद्रोह में बताता हूं पढ़कर। जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। मतलब जो देश के लोग गद्दारी करते हैं तो वही राजद्रोह हो गया। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती। अगर मान लो कि वो राजद्रोह है तो सबूत की कोई जरूरत नहीं, उठा लाओ, बाद में देखेंगे। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी। लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी। राष्ट्रवादी नेता इन कानूनों को मनमाना मानते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी। उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था और सरनो, जेल में जाओ, सरो, मरो, उसी में मरो। तो ऐसी कानून बनता था राजद्रोह के लिए, अभी भी है। राजद्रोह साबित होने से पहले उसको उठा लाओ, बाद में साबित कर लेंगे हम। अब है दमनकारी। स्वतंत्रता और स्वाभाविक विकास। स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए शक्ति से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में इस कानून को दमनकारी कहा गया है, जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने और अपनी बात रखने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं। तो ये दमनकारी में आता है। आज का सेशन, आज का ये चैप्टर खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर है, अगला पार्ट है हम लोग का न्यायपालिका, जिसमें हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट और हमारे फौजदारी मुकदमा और दमनकारी मुकदमा क्या होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक लेते हैं विदा, और आप सभी का इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।